नमस्कार। मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय कोरोना स्टोरीज के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम महिलाओं पर केंद्रित यह एपिसोड महिलाओं को ही समर्पित करते हैं। हम यह जानने के लिए हमने कुछ प्रमुख महिलाओं से टेलीफोनिक संपर्क किया था कि लॉकडाउन के समय वे कैसा जीवन बिता रही हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वे क्या कर रही हैं। आप भी इसे ज़रूर देखिए। आज हम जो पेश करने जा रहे हैं अपने इस अंक में, उसके हम आपको एक झलक दिखा दें। सबसे पहले हम आपको रंती देव का अतिथि सत्कार नाम की एक कहानी से परिचित कराएंगे और उसके बाद मुलाकात करेंगे घर का केंद्र कही जाने वाली महिला प्रतिनिधियों से, यानी कि भारती शुक्ल, सुसंस्कृति परिहार, अमिता खुबेले, गीता तिवारी, पुष्पा गुप्ता, उर्मिला शिरीष, इंदु श्रीवास्तव, प्रगति सिंह और टीचर अम्मा से। पिछला अंक हमारा बच्चों पर केंद्रित था और अभिराज सिंह एक ऐसे ही बच्चे हैं जिनकी जानकारियां हमारे पास तक थोड़ा देर से पहुंची हैं, तो उसे भी हम इस अंक में शामिल करेंगे। और इसके बाद हम आपको एक आयुर्वेदिक रेसिपी से परिचित कराएंगे और आखिरी में कमलेश भट्ट कमल की एक गज़ल भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना स्टोरी। राजा संकृति के 2 पुत्र थे। एक का नाम था गुरु और दूसरे का रंती देव। रंती देव भी आगे चलकर अत्यंत सम्मानित और प्रतापी राजा बने। वे बड़े न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके जैसा दानी शायद ही कोई और हुआ हो। उन्होंने अपना सब कुछ दरिद्रों को दान कर दिया था और खुद भी दरिद्र बन गए थे और निर्धनों जैसा जीवन ही बिता रहे थे। इस पर भी उन्हें जब भी कुछ भी प्राप्त होता, वे दरिद्रों को, निर्धनों को दान कर देते। एक बार ऐसी स्थिति आई कि 48 दिनों तक उनका परिवार भोजन से वंचित रहा। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। वे सब बहुत ही निर्बल और शारीरिक रूप से लगभग टूट चुके थे। ऐसे में 49वें दिन उन्हें कहीं से घी, खीर, हलवा और जल प्राप्त हुआ। रंती देव और उनका परिवार भोजन प्रारंभ करने ही जा रहा था कि उसी समय एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। वह भूखा था। राजा ने उसे भोजन करा दिया और बचे हुए भोजन को करने के लिए उनका परिवार दोबारा बैठा। लेकिन तभी एक शूद्र अतिथि आ पहुंचा। राजा ने उसका भी आदर किया, उसे भी भोजन कराया और वह भी तृप्त होकर उन्हें अपना आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही बचा हुआ भोजन करने के लिए रंती देव का परिवार फिर से भोजन प्राप्त करने हेतु बैठने ही वाला था कि इतने में एक मनुष्य अपने कुछ कुत्ते लेकर वहां आ गया। उसने कहा कि हे राजा, मैं और मेरे कुत्ते कई दिनों से भूखे हैं, कृपया मुझे भोजन करा दो। राजा ने बचा हुआ भोजन जो था उसमें से उस व्यक्ति को और उसके कुत्तों को भी भोजन करा दिया। वह आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। अब भोजन लगभग समाप्त हो चुका था, समाप्त ही हो गया था और केवल पीने के लिए जो जल था वही थोड़ी मात्रा में बचा रह गया था। तो राजा और राजा के परिवार ने
सोचा कि चलिए आज भोजन नहीं मिला तो 48 दिन नहीं मिला, 49वां दिन भी हम ऐसा ही चला लेंगे, जल ही पी करके आज हम आहार का जो विकल्प है वो बना लेंगे। लेकिन जैसे ही वो जल पीने के लिए उनके परिवार ने कोशिश की, उसी समय एक चांडाल वहां आ गया और उसने कहा कि वह बहुत थका हुआ है, वह एक अपवित्र व्यक्ति है, इसलिए कहीं से स्वयं पानी प्राप्त नहीं कर सकता, कृपया मुझे पानी पिलाइए, बहुत प्यास लगी है। तब राजा ने वह बचा हुआ जल भी उसे दे दिया। वह जल पी करके तृप्त हो करके और वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वे तीनों वहां लौट करके आ गए और उन्होंने कहा कि वे कोई निर्धन व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। और उन्होंने राजा रंती देव के इस तरह के अतिथि सत्कार के प्रति बहुत ही प्रसन्नता जताई, उनकी दानशीलता का जो है बहुत ही उसकी बड़ाई की और कहा कि वे जो वर मांगना चाहें मांगें। परंतु रंती देव ने देवताओं से अपने लिए कोई वर मांगना भी उचित नहीं समझा, उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो कामनाओं का भी त्याग कर चुके थे। अब उनके मन में कुछ पाने की कोई कामना नहीं रह गई थी। तो आज फिर ऐसा ही समय आया हुआ है, लॉकडाउन का समय है, कोरोना का संकट है, और जब निर्धन हो या धनवान, सभी के सामने अभाव की संभावना और संकट लगातार बना हुआ है। क्या हम एक व्यक्ति की भूख में उसके सहयोगी बन सकते हैं? अवश्य बन सकते हैं। हजारों लोग बने हुए हैं, चलिए हम भी ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद के काम आए। और चलिए अब हम मुलाकात करते हैं सारी कायनात के केंद्र में मौजूद स्त्री शक्ति की प्रतीक बन चुकी महिलाओं से। और हम मुलाकात करने जा रहे हैं भारती शुक्ल, सुसंस्कृति परिहार और अमिता खुबेले से। भारती शुक्ल जो है वो जबलपुर से हैं, साहित्य की प्रोफेसर हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उनके नाम कई जांबाज कारनामे भी शामिल हैं। तो हमने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है, क्योंकि लॉकडाउन में मेल मुलाकात तो हो नहीं सकती। उन्होंने हमें बताया कि पहली बार इस तरह से घर पर उन्हें रहना पड़ रहा है और इसका वो कुछ उपयोग कर रही हैं समय का, जो उनके अधूरे शोध पत्र पड़े हुए हैं उन्हें पूरा कर रही हैं। रचनात्मकता अभी उतनी बेहतर तरीके से वो उसमें कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रचनात्मक बेचैनी भरी हुई है। हमें तो सब उपलब्ध है, वो कहती हैं हमें सब उपलब्ध है, पर कितनी बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जनवरी के महीने से ही बाहर से आने वालों पर रोक लग जाना चाहिए थी। जो लोग हमारे देश में बाहर से आ रहे थे उन पर जनवरी से ही रोक लग जानी थी, ऐसा भारती शुक्ल जी का कहना है। वे बताती हैं कि उस दिन टीवी पर यह देखकर उनका दिल थर्रा गया था कि मजदूरों को सड़क पर बैठाकर डिटर्जेंट पाउडर से उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा था। कोटा से लड़कों को बसों में लाया जा रहा है, तो मजदूरों के लिए भी यही इंतजाम होना चाहिए। प्रकृति अपना बदला लेती ही है और हमने प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ की है, खिलवाड़ किया है, उसका दोहन किया है, अब हम कोरोना संकट के तौर पर शायद उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन में मनुष्य घरों में कैद हुए तो आज नदियाँ
गाने लगी हैं, आकाश नाच रहा है और तारे हंस रहे हैं। ये भारती जी ने हमसे बताया। भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सोच का, आपकी संवेदनशीलता का भी हम लोग जो है उसका आभार मानते हैं, उसके लिए आपको बधाई देते हैं। हम सब लोगों को भी आपकी तरह ही संवेदनशील होना चाहिए। और चलिए, अब हमारी दूसरी मुलाकात है दमोह की सुसंस्कृति परिहार जी से। सुसंस्कृति परिहार जी भी रचनाकार हैं, कविताएं लिखती हैं और समाचार पत्रों में उनके आलेख भी प्रकाशित होते हैं। दमोह प्रगतिशील लेखक संघ की वो सचिव हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहती हैं तथा जिला बाल अधिकार मंच की समन्वयक के तौर पर भी काम कर रही हैं। इस समय दमोह के एक गांव सिंहपुर में रह रही हैं और लॉकडाउन का समय वो कैसे बिता रही हैं तो उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया कि पुरानी पत्र पत्रिकाएं पढ़ रही हैं, खेतों में जाकर टहलती हैं, लिखना नहीं हो पा रहा है क्योंकि मानसिक द्वंद्व चल रहा है। गांव के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए शहर जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, अस्पताल के लिए भी शहर ही जाना पड़ता है, तो गांव वालों को बहुत सी दिक्कतें हैं। हाँ, शहर में सारी सुविधाएं हैं, शहर वालों को उतनी तकलीफ नहीं है। वे बताती हैं कि गांव के कुछ लोगों को बुखार आ रहा था तो उन्होंने उनको दमोह भिजवाने की व्यवस्थाएं कराईं। वे साधारण बुखार के मरीज ही निकले और कोरोना जैसी आपदा से वे बच गए। तो इस तरह सुसंस्कृति परिहार जी लगातार सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं और लॉकडाउन का समय बिता रही हैं। अब मिलते हैं हम रायबरेली से डॉक्टर अमिता खोबेले से। वे रायबरेली के करीब ही एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य हैं, इसलिए उन्हें महीने में एक आध बार लखनऊ जाकर अपराधी बच्चों की सजाएं कम कराने या उन्हें रिहा कराने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ती है और बच्चों के आचरण को ध्यान में रखते हुए वे अपना यह काम अंजाम देती हैं। वे हमें बताती हैं कि इन दिनों साहित्य का पढ़ना हो रहा है। शरद चंद्र और शिवानी के उपन्यास वे पढ़ रही हैं, पुराने मित्रों को याद कर रही हैं, घर गृहस्थी के रुके हुए कामों को भी करने का उन्हें मौका मिला हुआ है। फिर उन्होंने, चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में काम करती हैं, उसका भी एक हमको उदाहरण बताया कि एक महिला गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु हो गई, बच्ची की उस महिला की डिलीवरी हुई, वह दीन और असहाय अवस्था में थी, पति का शव लेने भी कोई नहीं आया। तब अमिता जी ने ही अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके दाह संस्कार का सारा इंतज़ाम किया, व्यवस्थाएं की। इसके अलावा उन्होंने एक और अनोखा काम किया है कि सफाई कर्मियों का स्थानीय लोगों से उन्होंने स्वागत कराने का कार्यक्रम आयोजित किया। लोग अपने घरों के सामने इस उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए, एक लक्ष्मण रेखा खींची गई कि वे घर से इस लाइन के दूसरी तरफ नहीं आएंगे और सफाई कर्मचारियों बीच में से गुजरेंगे। उन्हें एक गमछा, माला और आरती उतार करके उनका स्वागत किया गया, क्योंकि वे ही ऐसे संकट के समय बहुत से जोखिम उठाकर लोगों को सफाई और स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं। उनके ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाई गईं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया गया। अब हम आपकी मुलाकात आगे कराएंगे श्रीमती गीता शरद तिवारी से, श्रीमती पुष्पा गुप्ता से और श्रीमती उर्मिला शिरीष जी से, लेकिन उसके पहले आपको हम एक अनोखी आयुर्वेदिक रेसिपी से भी परिचित कराते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, हम इसे संस्कृत के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु से हर बार कुछ रेसिपीज आपको बताते हैं। इस बार हम ले रहे हैं अथ दुग्ध कोपिका तस्याह साधनम गुणाश्चा, अर्थात दुग्ध कोपिका बनाने की विधि। अब ये दुग्ध कोपिका क्या है, इसे जान लीजिए ध्यान से। सबसे पहले चावल का आटा तैयार कराना है, उसका चूर्ण बनाना है। उस चावल के चूर्ण में छेना मिलाकर दोनों को अच्छी तरह से मर्दन करना है। मर्दन के बाद उसकी कुप्पियाँ बनानी है और शुद्ध घी में उनको तल लेना है। जब वो पक जाएं तो उनके मध्य भाग में एक छिद्र करना है, छेद करना है और उस छेद में गाढ़ा दूध भरना है। दूध भरने के बाद चावल के चूर्ण और छेना का जो सट्टक पहले बनाया गया था उससे कुप्पी के मुंह को बंद कर देना है। दृढ़ता से करना है, अच्छे से। फिर उसे यानी दुग्ध की कुप्पी को फिर से घी में पका लेना है। जब उसका मुख भाग सिक जाए तब कपूर से उसे सुवासित सफ़ेद चीनी की चाशनी में कुपिका को भिगो देना है। लीजिए, तैयार हो गई दुग्ध कोपिका। अब इसमें गुण क्या हैं ये भी बता देते हैं। यह बलकारक, वायु और पित्त का नाश करने वाली, शीतल, गुरु, शुक्रजनक, तृप्तिकारक, रुचिजनक और शरीर को पुष्ट करने वाली होती है। दूर तक देखने की शक्ति भी ये आँखों की बढ़ाती है। अगली बार हम आपको एक और रेसिपी बताएंगे, पर इसको हम एक बार दोहरा रहे हैं ताकि अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो आप उसे फिर से जान लें। दुग्ध कोपिका बनाने की विधि। चावलों के चूर्ण में छेना मिलाकर उसे खूब मर्दन करके, मल करके, आपस में गूंथ करके और एक उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। मर्दन के बाद उसकी कुप्पियाँ बनानी है और उन्हें शुद्ध घी में तलना है। जब वे पक जाएं तो उसके मध्य भाग में एक छिद्र करना है। उस छिद्र में गाढ़ा दूध भरना है। दूध भरने के बाद वही चावल का चूर्ण और छेना का जो सट्टक बनाया गया था उससे कुप्पी के मुंह को बंद कर देना है और बंद करने में जरा हाथ में जोर लगाना है ताकि वो निकल न जाए। फिर उसे कुप्पी को जिसमें दूध भरा हुआ है घी में फिर से पकाना है। जब उसका मुख भाग सिक जाए, जहाँ हमने उसका मुंह छिद्र करके बंद किया था वो अच्छी तरह सिक जाए, तब कपूर से सुवासित सफ़ेद चीनी वाली चाशनी में इन कुप्पियों को डुबा देना है। लीजिए, तैयार हो गया दुग्ध कोपिकाएँ और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें बहुत से गुण हैं। बलकारक है, वायु और पित्त का नाश करती है, शीतल, गुरु, शुक्रजनक, तृप्तिकारक, रुचिजनक और शरीर को पुष्ट करने वाली है। दूर तक देखने की शक्ति बढ़ाती है। तो अगली बार इंतज़ार कीजिए एक और रेसिपी का। और अब हम मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं जबलपुर की श्रीमती गीता शरद तिवारी से। गीता शरद तिवारी जबलपुर का बड़ा जाना पहचाना और सबसे सक्रिय नाम है। अखिल भारतीय महिला परिषद यानी ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस नाम की जो एक बहुत पुरानी संस्था है उसकी वे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से सैकड़ों परिवारों को अब तक उन्होंने राहत दिलाई है और उनका सार्वजनिक जीवन भी है। हमने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है तो उन्होंने हमको बताया कि इन दिनों वे भौतिक, सांसारिक और आत्मिक विकास का मौका जो उन्हें मिला है उसका पूरा फायदा उठा रही है।
पेड़ पौधों की देखभाल कर रही हैं। उन्होंने टेरेस गार्डन बनाया है बहुत अच्छा, उसमें सब्जियां लगाई हैं, फूल लगाए हैं, और वे पौधों से बातें करती हैं, पौधों को सहलाती हैं, उनके साथ समय गुजारती हैं। उनका पठन पाठन भी चल रहा है। वे अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन असहायों को भोजन पहुंचवा रही हैं जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं और वहां तक आसानी से कोई उनकी सहायता करने नहीं जा पाता। वे हमें एक दर्दनाक अनुभव बताती हैं कि एक वृद्धा माँ जो शरीर से अशक्त थी, कहीं चल फिर नहीं सकती थी, वह अपने ऐसे ही पहाड़ वाले एक मकान पर कई दिनों से भूखी बैठी थी। जब उन गीता शरद तिवारी के कार्यकर्ताओं ने उन तक खाना पहुंचाया तो वे रो पड़ी और जीवन कितना कठिन हो गया है ये एहसास उनके कार्यकर्ताओं को हुआ, गीता जी को हुआ। तो उनका कहना है कि लोगों की सेवा ही नारायण सेवा है। धन्यवाद गीता जी, आपकी भावनाओं के लिए, आपके कामों के लिए, आपकी सक्रियता के लिए। ऐसे ही आगे काम करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और मदद करने वालों को अपने साथ जोड़ते रहिए। तो चलिए अब हम अगली मुलाकात है नई दिल्ली से श्रीमती पुष्पा गुप्ता के साथ। पुष्पा जी जो हैं ये राइटर हैं, लेखिका हैं। 34 सालों से अध्यापन का काम भी कर रही हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑनलाइन माध्यम से उनको जूझना पड़ रहा है। लॉकडाउन और परिस्थितियों ने उदासी से उनको जोड़ दिया है। हमारी उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि रचनात्मकता की मानसिकता नहीं बन पा रही है। हमने पूछा था आप इन दिनों क्या लिख रही हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ भी लिखने का जो है मूड नहीं बन रहा। आप गौर करेंगे कि जितने राइटर्स हैं, अभी हमने जो और उनसे बात की, सुसंस्कृति परिहार से, भारती शुक्ल से, उन्होंने भी ये बात कही कि बड़ी मानसिक उथल पुथल चल रही है, बेचैनी है और रचनात्मकता का कोई मूड नहीं बन रहा है। वे बताती हैं कि कॉलेज की एक ई पत्रिका से जुड़कर वो काम कर रही हैं। यह फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट की पद्धति पर ई पत्रिका निकाली जाती है और उसमें बच्चों के द्वारा, स्कूल के, कॉलेज के लड़कों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं प्रकाशित होती हैं। वे कहती हैं लॉकडाउन का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दिल्ली से हैं इसलिए वो खास तौर पर इस बात को रेखांकित कर रही हैं कि आसमान साफ है, यहाँ से दूर दराज के पहाड़ दिखते हैं, आरओ के पानी का स्वाद बदल गया है, वो हमसे बताती है। और इस तरह पर्यावरण में बहुत परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। दोपहर में कैरम और लूडो खेलते हैं वे और उनके बच्चे। टेरेस गार्डन पर वे काम करती हैं। आपाधापी की जिंदगी बिताई थी, अब जरा सुकून है। लॉकडाउन के बाद जीवन जटिल हो जाएगा, जैसा रूप अभी है आर्थिक रूप से वैसा नहीं रहेगा, ऐसा भी वे सोचती हैं। पूरा परिवार मिलजुल कर घरेलू काम करता है, बच्चे, उनके पति और वे सब मिल कर के घर का खाना बनाना, सब्जियां काटना, जो भी घर के काम है, साफ सफाई मिलकर करते हैं। तो पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जल्दी ही आपकी मानसिक जो उहापोह है वो मिटे और आप कुछ रचें, हम उसे पढ़ें। इस भावना के साथ हम आपका आभार मानते हैं। और अब मिलते हैं उर्मिला शिरीष भोपाल से। उर्मिला शिरीष जो है देश की जानी मानी कथाकार हैं और उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। वे स्पंदन नाम की एक संस्था का संचालन भी करती हैं। उन्होंने हमें बताया टेलीफोन पर वो जो होने वाली बातचीत में कि सुबह उठकर योग करती हैं, पुरानी पांडुलिपियों और लंबी कहानियों को इस समय ठीक कर रही हैं। इन दिनों वे क्या पढ़ रही हैं ये पूछने पर उन्होंने बताया कि उदयन वाजपेयी की किताब कयास
वो पढ़ रही हैं और ओशो की गीता तथा मीरा पर केंद्रित पुस्तकों का भी उनका अध्ययन चल रहा है। उन्होंने इस दौरान एक कहानी भी लिखी है। नई परिस्थितियां हैं, बेचैनी, उदासी और असहायता, संघर्ष का वातावरण है। इसलिए इन सब चीज़ों के बीच में उन्होंने जो कहानी लिखी है वह एक प्रेम कहानी है और उसका शीर्षक है ऐ देश बता तुझे हुआ क्या है। टीवी पर मजदूरों की दशा देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उनके पास कुछ भी नहीं है और उनकी मदद भी नहीं हो पा रही है। मरीजों का इलाज भी नहीं हो रहा है। वे कहती हैं हम घर पर बोर होते हैं, पर जो सड़क पर हैं उन्हें कैसे सपोर्ट करें। कुदरत ने कहाँ लाकर हम सबको खड़ा कर दिया है। वे बताते हैं कि उनके बच्चे हिंदुस्तान से बाहर हैं, पति उनके मेडिकल ऑफिसर हैं और वे भी बाहर हैं। उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है क्योंकि ये ऐसा समय है जब कर्तव्य पहले है, छुट्टियां बाद में हैं। तो मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वे कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, उर्मिला जी की उनसे टेलीफोन पर नियमित बातचीत होती है, बच्चों से बातचीत होती है और इस तरह हम इस मुलाकात से और परिचित हुए कि भोपाल में क्या वातावरण है। आगे हम आपको श्रीमती इंदु श्रीवास्तव, प्रगति से और टीचर अम्मा से भी मुलाकात कराएंगे, पर उसके पहले कमलेश भट्ट कमल जी की एक गज़ल का लुत्फ उठाते हैं। तो चलिए सुनते हैं कमलेश भट्ट कमल की एक गज़ल। देखिए वे क्या लिखते हैं। लड़ाई जीत लेने का अभी अरमान बाकी है। लड़ाई जीत लेने का अभी अरमान बाकी है। हमें अच्छी तरह मालूम है मैदान बाकी है। दूसरा शेर है, मना लेंगे सभी त्योहार घर में सादगी से हम। मना लेंगे सभी त्योहार घर में सादगी से हम। अभी नवरात्र गुजरे हैं, अभी रमजान बाकी है। रमजान शुरू हो गया है जिस समय मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ, पर जब उन्होंने लिखी थी तब रमजान का महीना आने को था। तो मना लेंगे सभी त्योहार घर में सादगी से हम। अभी नवरात्र गुजरे हैं, अभी रमजान बाकी है। और तीसरा शेर है, कोरोना से किसी तबलीग से वह मिट नहीं सकता। कोरोना से किसी तबलीग से वह मिट नहीं सकता। करोड़ों दिल में अपने इतना हिंदुस्तान बाकी है। चौथा है, अभी निश्चिंत हो लेना भी खतरों से नहीं खाली। अभी निश्चिंत हो लेना भी खतरों से नहीं खाली। अभी तूफान में ही हैं, अभी तूफान बाकी है। हमें रखना पड़ेगा ध्यान उनकी बेबसी का भी। हमें रखना पड़ेगा ध्यान उनकी बेबसी का भी। जहाँ ताबूत बाकी हैं न कब्रिस्तान बाकी हैं। लड़ाई जीत लेने का अभी अरमान बाकी है। हमें अच्छी तरह मालूम है मैदान बाकी है। कमलेश भट्ट कमल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, अभी मैदान बाकी है। अभी हमने फतह नहीं पाई है। अभी इससे संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए मिलते हैं इंदु श्रीवास्तव जी से। इंदु श्रीवास्तव जबलपुर की हैं, गज़लें लिखती हैं और ज़िंदगी के यथार्थ से जुड़ी हुई गज़लें लिखती हैं। पहल जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ प्रकाशित किया है। उनकी गज़लों के संगीतमय कैसेट भी जारी हुए हैं। एक गज़ल संग्रह भी उनका प्रकाशित हो चुका है, आशियाने की बातें। तो इंदु श्रीवास्तव जी ने हमें फ़ोन पर बताया है कि वे लॉकडाउन के चलते घर पर ही कैद हो गई हैं। सुबह शाम की जो सैर हुआ करती थी वो स्थगित है। कुछ अतिरिक्त काम जरूर हो रहे हैं और वे कहती हैं मैं तभी लिखती हूँ जब लिखने के लिए अंदर से दबाव बनता है।
इन दोनों पुरानी डायरियां समेट रही हूँ, पलटा रही हूँ और एक और गजल संग्रह तैयार है छपने के लिए। उनका बेटा बाहर, इसलिए थोड़ा वो तनाव में रहती हैं। घर में काम करने वाली बाइयों से उनका गहरा लगाव है, उनका वो सहयोग कर रही हैं। उन्होंने काम से रोक दिया है, परंतु सबका एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। इन दोनों मेरे लिए यही एक विचित्र अनुभव है। वो कहती हैं कि मैंने 2006-07 में जो कुछ लिखा था, आज की परिस्थितियों में वह एक भविष्यवाणी की तरह प्रतीत हो रहा है। हाँ इंदु जी, ठीक कहा आपने। असल में जमीन से जुड़ा रचनाकार भविष्य को बहुत पहले भांप लेता है। तो इंदु जी ने उन काव्य पंक्तियों से भी हमको परिचित कराया है, जिसमें वो कहती हैं कि लिखी तो गई थी आज से 15-16 साल पहले, लेकिन लगता है जैसे वो आज के बारे में भविष्यवाणी कर रही थी। तो आप भी सुनिए। आसमां झर रहा जल जल के संभाले कोई, आसमां झर रहा जल जल के संभाले कोई, इसको दहके हुए मलबे से निकाले कोई, साफ दिखता नहीं फिर भी लगे हैं जाने क्यों, हर घड़ी बुन रहा है मौत के जाले कोई। और 2 शेर उन्होंने और भेजे हैं दूसरी गजल के। गठरियों में रोज का सामान बांधा चल दिए। ये उन मजदूरों के लिए है जिनको हमने टीवी पर सैकड़ों की तादाद में पैदल ही निकलते हुए अपने प्रदेशों को, जिलों को लौटते हुए देखा था। गठरियों में रोज का सामान बांधा चल दिए, एक बस्ती और एक मकान बांधा चल दिए, ये ना पूछो ये बदन क्यों बाहर से दोहरा हुआ, पीठ से बीमार हिंदुस्तान बांधा चल दिए। वाह, धन्यवाद इंदु जी, बहुत मार्मिक गजल है। आपकी गजलों को सुनने और पढ़ने वालों को नई गजलों का इंतजार रहेगा। और इसके बाद हम आपकी मुलाकात कराते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की एक विख्यात एडवोकेट प्रगति सिंह से। ये युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं और वकालत करती हैं। वकालत ऐसी है कि बेहद व्यस्त रहती हैं, घर को, बच्चों को भी उतना वक्त नहीं दे पाती जितना देना चाहिए। उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि वे सुबह उठती हैं, बच्चों और घर की देखभाल करती हैं। आधा ऑफिस घर में ही आ गया है, क्योंकि उनके पति श्री सूर्य नारायण सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तो उनकी भी वकालत का दफ्तर, प्रगति की भी वकालत का दफ्तर, इस तरह घर में ही दफ्तर खुल गए हैं। वे बताती हैं कि वकालत की आपाधापी में घर पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन के चलते हुए घर को अब समर्पित हो गई हैं। बच्चों के संग बातें करने, खेलने और रहने का आनंद उठा रही हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। वे पढ़ाती भी हैं प्रगति से और कहती हैं कि होम मेकर का काम वकालत के काम से कहीं ज़्यादा कठिन और महत्वपूर्ण लग रहा है, चैलेंजिंग भी। वाह प्रगति जी, धन्यवाद आपको। हंसती खिलखिलाती जिंदगी आपको मुबारक हो। बच्चों के साथ इसी तरह बैठिए, बातचीत करिए, उन्हें बढ़ता हुआ देखिए, प्रेरित कीजिए और अपने जैसे बनने का सपना उनके अंदर टांकिए। और अब हम आपकी मुलाकात एक बच्चे से कराते हैं। ये बच्चा है अभिराज सिंह। पिछला अंक हमारा बच्चों के रचनात्मकता पर केंद्रित था, लेकिन अभिराज की जो सूचनाएं हैं वो हमें ज़रा देर से मिली, तो हम उसको जो है यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभिराज 7वीं में पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं। उन्होंने रामायण सीरियल देखते हुए राम के रूप में अरुण गोविल का स्केच बनाया है। यह हमें देर से मिला, इसलिए इसे अब हम जाकर शामिल कर रहे हैं। ये स्केच उन्होंने पेंसिल वर्क है और गर्दन से ऊपर का वनवासी राम का मुख तैयार किया गया है। बधाई अभिराज सिंह, तुम्हारी कला को प्रणाम। पिता अलकेश सिंह और दादू राजेंद्र सिंह जी को भी हमारी ओर से बधाई। और आखिर में
अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं केरल से टीचर अम्मा के शैलजा से। के शैलजा जी केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसके पहले वो रसायन शास्त्र में एमएससी हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल में भी बहुत दिनों तक पढ़ाया है। फिर राजनीति में आई और पूरा केरल उन्हें उनके नाम की बजाय के शैलजा उनका नाम है, उसकी बजाय टीचर अम्मा कहता है। 2018 के साल में केरल सहित कई जगहों पर निपाह नाम का वायरस फैला था, बेशुमार मौतें हो रही थी। तब के शैलजा के प्रयासों से ही उस पर विजय पाई गई थी। तो इस तरह उनके सिर पर एक वायरस से निपटने का सेहरा पहले से बंधा हुआ है और अब 2020 में कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए उन्होंने केरल को संसार का मॉडल बना दिया है। दूसरे देश केरल मॉडल से प्रेरणा ले रहे हैं। वे अपने दफ्तर में सारा दिन काम करती हैं, रात 12 बजे के बाद ही उसे छोड़ती हैं मंत्रालय को अपने, लेकिन घर पर आकर 3 बजे रात तक काम करती हैं और सुबह 7 बजे फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंच जाती हैं। अकेले ही तमाम अस्पतालों में घूमती हैं, प्रचार से मीलों दूर रहती हैं, हर दिन एक पत्रवार्ता करके राज्य की ताज़ा स्थिति से अपने प्रदेश की जनता को अवगत कराती हैं। के शैलजा का कहना है कि वे कोई अनोखा काम नहीं कर रही हैं। हाँ, रसायन शास्त्र के अध्ययन के कारण मुझे कुछ तत्व अणुओं और दवाओं को जानने का ज्ञान प्राप्त है, बाकी सब तो पूरी तरह टीम का काम है। धन्यवाद टीचर अम्मा जी, के शैलजा जी, मानवता आपकी आभारी रहेगी। तो यह था कोरोना स्टोरीज का 8वां एपिसोड। अगला एपिसोड ऐसे लोगों पर केंद्रित होगा जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र और कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम जानेंगे कि वे लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं और अंत में हम आपको लॉकडाउन परिहास से परिचित कराते हैं, एक जोक से आपसे मुलाकात कराते हैं। यह है लॉकडाउन परिहास। किसी को कमला पसंद नहीं मिल रही है तो किसी को पसंद की कमला नहीं मिल रही है और बाकियों को मिली हुई कमला पसंद नहीं आ रही है। तो यह था हमारा आज का ये कोरोना स्टोरीज का एपिसोड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास इसे जो है शेयर करके पहुंचाइए ताकि ये बात दूर दूर तक जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।